इस कार्यक्रम के संचालक अरविंद घोष जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण चंद्रवंशी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिनको भी आप सुन रहे थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरजू कुशवाहा जी, यहाँ के हमारे निवासी और अन्नदाता प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी हमारी महिला नेत्री, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहाँ दोना में उपस्थित सम्मानित नारी शक्ति के सभी सदस्यगण, सभी हमारे बुजुर्गन, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हो। और आज देखिए, आज साधारण दिन नहीं है। जरा याद करिए आप लोग अपने इतिहास में, आज 13 अप्रैल है। हम लोग पहले किसके अधीन थे? अपना देश गुलाम था और अंग्रेज लोग हमारे ऊपर हुकूमत चलाते थे कि नहीं चलाते थे? अंग्रेजों का शासन 200 साल चला, 1-2 साल नहीं, 200 साल चला। और उस हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियां। आप सब लोग सुने होंगे, पंजाब में लाहौर के पास जालियनवाला बाग है। आज ही के दिन 13 अप्रैल को बैसाखी लोग मनाते हैं। वहाँ 13-14 अप्रैल को, जैसे हम लोग सतवानी बिहार में मनाते हैं, वहां सब लोग इकट्ठा थे और सब लोग निहत्थे थे, शांति प्रिय बाटन कर रहे थे। और अंग्रेजों ने उन पर न सिर्फ गोलियां चलाई, बल्कि तब तक गोली चलाते हैं जब गोली खत्म नहीं हो गई, हजारों लोग मारे। आज ये दिन है और इतनी बड़ी कुर्बानी जब लोगों ने दिया, तब आज माइक पर हम भी बोल रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं और हमारा देश आज स्वतंत्र है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, कम से कम कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और जो हमारे शहीद थे उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे सकते। ओम शांति शांति। बैठे। देखिए, ऐसा हमने क्यों कराया? हम लोग जितने लोग हैं ना, सब राष्ट्र भक्त हैं, है कि नहीं? है जो बताइए, अगर राष्ट्र है तभी ना हम हैं। जब गुलाम थे कोई पूछता था? नहीं पूछता। और आज जब आप स्वतंत्र हैं, इस देश के किसी भी पद पर अगर आप में मेधा है तो जा सकते हैं। पहले क्या था? गांव में जमींदारी प्रथा लागू थी, इसी बिहार में, आप जानते हो। और देखिए, एक बात मैं बता दूं, हमारे कई साथी कई मुख्यमंत्रियों के नाम की चर्चा कर रहे थे। मैं तो बार बार बोलता हूं
कि इस प्रदेश में अगर जोड़िएगा तो अब तक 23 से 24 मुख्यमंत्री हुए। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस प्रदेश की सेवा की, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा उनका आपके नवादा से भी रिश्ता रहा है उसी का। उस जमाने में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, कुछ काम बहुत शानदार है। आप जानते हैं जमींदारी जो प्रथा थी, आप जमीन के मालिक नहीं थे, जमींदारों का हुक्म चलता था। जमींदार आपसे बेगारी कटवाता था। आपको यह भी अधिकार नहीं प्राप्त था कि अपने खेत से मिट्टी काट करके अपना खपड़ा बनवाए या अपना घर की दीवार बनाए, आपको अधिकार नहीं। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो जमींदारी प्रथा समाप्त किया और आज पूरे बिहार में जमींदारी प्रथा नाक का नाम अनुसार नहीं। तो देखिए, एक बार श्री बाबू के लिए ताली तो बता दीजिए, साधारण काम नहीं था। उस जमाने में सोचिए, वो खुद जमींदार परिवार से थे, उनके जाति के ज्यादातर लोग जमींदार थे, फिर भी इसको लागू किया और यही होता है राज। आज देखते हैं आप लोग, जितने लोग हैं बैद्यनाथ धाम जाते हैं ना, सावन के महीना में कांवर लेकर के जाते हैं, भादों के महीना में जाते हैं, और जब मन करता है चले जाते हैं। पंडा लोग वहां पूछता है कि किस जात के हैं, बताइए, बोलिए, पूछता है क्या? आज पंडा की औकात नहीं है कि पूछे कि कौन जात। लेकिन आप लोग जरा जान लीजिए, गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे का नाम सुने कि नहीं सुने, बताइए। विनोबा भावे का नाम जो लोग सुने, जरा हाथ उठाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद था, बहुत बढ़िया। जान लीजिए, जो बैद्यनाथ मंदिर, बाबानाथ का जो मंदिर है, तो सुन लीजिए, उसमें दलितों का प्रवेश बंद था। शंकर भगवान की जो हम है, उस पर कोई भी दलित जल अर्पित नहीं कर सकता था। आप जानते हैं विनोबा भावे कितने बड़े समाज सुधारक थे, कितने बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, जितने भी इंसान हैं सब भगवान के पुत्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के मानने वाले हो, सबका अधिकार है कि वो भगवान के ऊपर अपनी आस्था को प्रकट कर सके। विनोबा भावे जी वहां ले गए, जितने हमारे दलित समाज के लोग थे, वहां के पंडों ने उन सब के साथ अत्याचार ही नहीं किया, सबके साथ मार पीट भी किया और उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। जरा जान लीजिए, मंदिर में घुसने नहीं दिया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बाबू। श्री बाबू को बहुत खराब लगा। श्री बाबू अपने साथ सैकड़ों दलितों को लेकर करके पुलिस की सुरक्षा में बैद्यनाथ धाम में मंदिर में प्रवेश किया। और तब से जो है, आज जितने लोग बोल बम करके जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, सब लोग जाकर के बाबा पर जल अर्पित करते गए। कितना बड़ा कदम था कि नहीं, बताइए। हम देख रहे हैं कि यहाँ हिसुआ के लोग बड़ा शांत है, न बोलते हैं न ताली बजाते हैं। अरे कितना बड़ा कदम था। तो इसके लिए जिसने किया उसको धन्यवाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो धन्यवाद कैसे दिया जाता? ताली बजा जाता है कि नहीं दिया जाता? देखिए, हर एक चीज पर जाति पर नहीं जाया जाता है। जिसने अच्छा काम किया है, किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबको हमको सम्मान करना है। और यही हमारा भारतीय संस्कार है। तो मैंने चर्चा इसलिए किया कि जितने भी मुख्यमंत्री हुए,
सबने अपना अपना योगदान। हमारे साथी सामने बैठे हैं, हमारे विपिन यादव जी, आदमी लालू यादव जी का नाम लिए उछल गए। उछलना जाएगी? जरा याद करिए, लालू यादव जी के जमाने के पहले क्या स्थिति थी, सामंती लोगों का किस प्रकार जो है दबदबा कायम था। और ये लालू जी ने अपने कार्यकाल में जो सामाजिक न्याय की विचारधारा उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और इसलिए हम लोग उनको भी सलाम करते हैं, उनको भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हमारा बोल रहे तो विपिन यादव हो जाते। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आज भारत सरकार ने उनको, जरा सुनिए 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 बाबू सुनिए, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। मात्र 2.5 साल तक भी 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के। लेकिन जरा सोचिए कि समाज में ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसका सर्वेक्षण जब नीतीश बाबू ने जातीय जनगणना कराया तो आबादी 36% से ज्यादा, अति पिछड़ा समाज की आबादी 36% से ज्यादा। और पहली बार अति पिछड़ा शब्द का प्रयोग अगर किसी ने किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। उनको भी हम लोग याद करते हैं, आप सब लोग जरा उनको भी। और जिनके लिए हम लोग आज यहां, जिनकी कल जयंती है, कौन है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण परिवार में पैदा लिए। उस समय ऐसा छुआछूत था कि जब इनको बाल कटाना था तो बाल काटने से लोगों ने मना कर। पानी पीने के लिए जब मांगते थे तो अपने बर्तन में पानी नहीं देते। नौकरी करते थे राजा के यहां, साधारण नहीं, बहुत बड़े पदाधिकारी थे, किराया पर घर मांगते थे, किसी ने घर नहीं दिया। इसके बावजूद बाबा साहब ने शिक्षा को अपनाया और शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ अपने आप में परिवर्तन किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा काम किया कि आज सब लोग उनको याद करते हैं। आज जो भारत का संविधान है, पहले क्या होता था? राजा का हुक्म, अंग्रेज का हुक्म, कहीं कानून का राज नहीं, कहीं संविधान का राज नहीं। और आप लोग जान लीजिए, हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने 200 सालों तक शासन किया, लेकिन इंग्लैंड में भी सब हमारी जितनी नारी शक्ति की माताएं बहनें, जरा सुन लीजिए, ये बाबा साहब की देन रही कि एक बार में ही भारतवर्ष के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिल गया। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है, वो होता है वोट का। इंग्लैंड में भी महिलाओं को बहुत संघर्ष के बाद, बहुत सालों के बाद पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार मिला था। तो हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं, उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें इस प्रकार का संविधान दिया कि आज देश में सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, और सबके वोट का एक ही वैल्यू है। आज भारतवर्ष में सबसे अमीर कौन है? अंबानी और अडानी। वो भी वोट देगा, एक वोट। और हमारा प्रवीण चंद्रवंशी भी वोट देगा तो एक वोट।
इस गांव के मुखिया जी रामदयाल कुशवाहा जी भी वोट देंगे तो 1 वोट, भगीरथ कुशवाहा जी भी वोट देंगे तो 1 वोट। और ये समझिए, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की ये देन है कि आज जो परिवर्तन हो रहा है, पहले परिवर्तन कैसे होता था, आज भी झारखंड में कई जगह सुनते हैं लोग, परिवर्तन क्या करने का रास्ता अपनाते हैं, हथियार हाथ में उठाते हैं। लोकतंत्र में हथियार का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र चलता है किस चीज से, वो चलता है वोट से, और वोट कौन देता है, जो उस देश का नागरिक। आज हमारे मुखिया जी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत साथी यहां लोग बैठे होंगे जो मुखिया का चुनाव लड़े हैं, आगे लड़ेंगे भी। आप समझिए कि देश में प्रधानमंत्री वो देश के नेता कहलाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रदेश के नेता कहलाते हैं, और पंचायत में पंचायत का नेता कौन है, तो पंचायत के मुखिया जी, वही सबसे हमारे वहां महत्वपूर्ण नेता। और ये देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां भी लोकतंत्र को मजबूत होना है, तो जो सबसे इसकी अंतिम कड़ी है वो ग्राम पंचायत, जब वो मजबूत होगा तभी मजबूत लोकतंत्र हमारा होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले मुखिया कौन बनते थे, जो सबसे प्रतिष्ठित आदमी है, जो सबसे धनाढ्य आदमी है। और आज आप जानिए भाई, बाबा साहब को तो हम लोग धन्यवाद दिए ही कि सरकारी सेवाओं में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कराया, लोकसभा विधानसभा में हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आरक्षण दिया, और बिहार में नीतीश बाबू को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि पंचायती राज में हमारे जो पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ दिया। तो जिसने अच्छा काम किया, हमको सबको धन्यवाद देना है। सबने अपने अपनी तरह से मदद किया है, लेकिन गाड़ी आगे चलनी है कि नहीं चलनी है, बताइए। चलना है कि नहीं चलना, बताइए। और सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है कि कैसे अपने बिहार में खुशहाली आए। सहमत हैं आप लोग? बोलिए ना, खुशहाली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? खुशहाली कैसे आएगा, बोलिए। खुशहाली कैसे आएगा, जब आपके पास संसाधन होंगे, जब आपके पास संपत्ति होगी, जब आपके पास आमदनी होगी, तभी ना। भूखे पेट कहीं भजन होता है क्या? तो जरूरत क्या है कि हमारी इतनी बड़ी जो आबादी है, हमारे पास इतना जो संसाधन है, उसका इस प्रकार से सदुपयोग किया जाए कि सब लोगों की आमदनी बढ़े, सब लोगों के घर में तभी खुशहाली आएगी। बहुत नेता से पूछिएगा तो बोलेगा विकास हो गया, पूछेगा विकास क्या है तो कहेगा रोड बन गया, बोलता है ना लोग। अरे बिजली आ गई, बोलता है ना लोग। नल जल का पानी आ गए, बोलता है ना लोग। ये क्या है, ये हमारे जितने भी है ना, ये आधारभूत ढांचा। सड़क बन गई तो आपके पास साइकिल होगा तब ना चलिएगा, तो साइकिल खरीदने के लिए पैसा रहेगा तब ना खरीदिएगा। तो जरूरत क्या है कि सड़क, बिजली, पानी, सुविधाएं हैं, और सरकार का एक दायित्व होता है इसको मुहैया कराना। अगर जो सरकार ये नहीं मुहैया कराती है तो वो उनकी ये विफलता है। आज भी देखिए, एक बोल रहे थे नेताजी कि हमने बिजली दे दिया, तो हमने कहा बिजली कोई मुफ्त में नहीं दिया है श्रीमान। बिजली आप देते हैं
और आपकी जनता उसका बिल भरती है कि नहीं भरती है? जरूरत क्या है कि भाई सड़क, बिजली, पानी हो और साथ साथ हमारे बच्चे बच्चियों को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तब ना आमदनी बढ़ेगी। आप ही देखते होंगे, आपके गांव के लोग, सरकारी नौकरी में तो कुछ लोग होते हैं। बिहार में अगर देख लीजिएगा तो मुश्किल से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। संसाधन नहीं होता सरकार के पास। ज्यादातर लोग हमारे रोजगार की खोज में बिहार के बाहर चले जाते हैं ना। यहीं का लोग देखिएगा, कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई कोलकाता में काम कर रहा है, कोई पंजाब में काम कर रहा है। कई जगह लोग चले जाते हैं। काहे? क्योंकि हमारे यहाँ काम नहीं मिलता है, हमारे यहाँ समय पर रोजगार नहीं। आप बताइए हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? जरा सुनिए इस बात को, तब आपको समझ में आएगा। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। उद्योग धंधा के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए आपको, जिसको हम लोग कहते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो हमको चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? भाई हमको जो कल कारखाना लगाएगा, मशीन चाहिए, उसके लिए पैसे लगेंगे। और फिर क्या चाहिए? उसमें काम करने वाले लोग चाहिए, और जो सामान बन जाए उसको बेचने की व्यवस्था चाहिए। इतना नहीं चाहिए। अब जरा बिहार में जरा देख लीजिए, जरा सुनिए इस बात। जितना लोग है उस पर चर्चा ही नहीं करेगा, और हम लोग इसी पर चर्चा करें कि बिहार में कैसे हमारे युवा युवतियों को रोजगार मिले। तो देखिए, नवादा से मैं शुरू करता हूं, और आप लोग सुन लीजिए एक बात। आपको कहिएगा कि दोना गांव में मैंने इस बात को कहा था। सुनिए जरा बढ़िया से। ये नवादा कोई साधारण जगह नहीं है, साधारण जगह नहीं है, या साधारण जगह है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान पहले भी थी और आगे भी होगा। एक छोटी हल्का से बात बताते हैं। मैंने, आप जरा सुनिए, आजकल नवादा में फुटबॉल लोग खेलता है जी, फुटबॉल खेलता है। आप जरा बताइए कि नालंदा, नवादा के उस लाल का नाम बताइए जिसने भारतवर्ष नहीं बल्कि भारतवर्ष का नाम अपने देश के बाहर रोशन किया। और नाम बहुत सुंदर बताया आपने, मेवात। लेकिन समझिए जरा, मेवालाल जी, मेवालाल कहां बने? वो नवादा में नहीं बने। मेवालाल जी को कलकत्ता जाना पड़ा। वहां उनके परिवार के लोग काम करते थे, रोजगार करते थे, और वहां वो फुटबॉल खेलते थे। और ये हम लोग सब लोगों के लिए गर्व की बात है। देखिए जरा समझिए कि उस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व एशियन गेम्स में किया, और जब 1951 में भारत गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल, तो गोल करने वाला दूसरा कोई नहीं था, हमारा बिहार का सपूत मेवालाल। आज भारतवर्ष एशियन गेम्स में फुटबॉल में जीता, गोल्ड नहीं जीता। एक बार नहीं, 2 बार। जो समर का ओलंपिक होता उसमें हमारे मेवालाल ने रिप्रेजेंट किया था भारतवर्ष को। तो मैंने तो चर्चा से कि भाई कितना टैलेंटेड इस जगह है। लेकिन अब जरा जिस पर मैं आ रहा हूं उस पर है। आपकी जो धरती है, विपिन जी कह रहे थे, उस पर हम आएंगे बाद में, कि जमीन है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था कम है। लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैंने चर्चा किया है रोजगार के बारे में।
और रोजगार सबसे ज्यादा कब मिलेगा? जब उद्योग धंधे लगेंगे। और उद्योग धंधे की सबसे ज्यादा बिहार में कहीं संभावना है, वो एक जिला है, उस जिला का नाम है नवादा। आपको लग रहा होगा कि रामचंद्र बाबू ऐसे हम लोग का मन बहला रहे। मैं आपका मन नहीं बहला रहा हूं। मैं जो जमीनी बात है मैं उसको बता रहा हूं, और नवादा के लोग इसको ठीक से सुनिए, भविष्य आपका ही है। और मैं बोल इसलिए रहा हूं कि मैं 1 साल तक केंद्र में इस्पात मंत्री, स्टील मिनिस्टर था मात्र 1 साल का। और उस समय जो हमारे मंत्रालय के अधीन एक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, उसका क्या काम है? उसका काम है, जरा सुन लीजिए, जमीन के अंदर पानी का नहीं पता कराना, बल्कि जमीन के अंदर ये पता कराना कि कहाँ खनिज संपदा है, कहाँ माइंस मिनरल्स है, और कौन कौन सा मिनरल उपलब्ध है। तो देखिए, जो हमारा ये नवादा है, ये वो धरती है कि इसके गर्भ में एक से एक शानदार मेटल है। हम लोग जितने साथी यहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, बच्चे लोग पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री में सब पढ़ाता है रेयर अर्थ, पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है, 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है। और आज जरा तुम लीजिए, दुनिया कहां से जा रही है? तो हाथ में बच्चे का मोबाइल देख रहे हैं ना, उसमें घबराओ नहीं, रंगीन उसमें से चित्र आ रहे हैं, तरह तरह के चित्र आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो पर्याप्त मात्रा में कहां है? तो नवादा में। ऊपर में देखते हैं जहाज उड़ता है, और अगर कभी आप देखे होंगे, दिल्ली गए होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो हमारे फाइटर प्लेन्स टीवी में देखते होंगे, राष्ट्रपति जी जब झंडे का सलामी देते हैं, फ्लाई पास करता है कि नहीं करता है? तो जितना भी सुपरसोनिक हमारे जहाज है, उसमें जो उपयोग होता है वो भी रेयर, वो कहां उपलब्ध है? नवादा। रॉकेट आप देखते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा रॉकेट छूटता है, चलता है ना। अभी आप देखें ना, सुनीता विलियम्स कहां से घूम के आ गई, आई ना। उसमें भी जो यूज होता है, उसमें भी रेयर अर्थ यूज होता है, और वो कहां उपलब्ध है? नवादा में। तो जरा सुन लीजिए कि आपके पास वो संपत्ति है जो भारतवर्ष के बहुत कम जिलों में ऐसी चीज संपत्ति उपलब्ध है, बल्कि सबसे ज्यादा कहीं है तो वो नवादा। हम भारत की बात बोल रहे हैं, किसी एक जिले की बात नहीं बोल रहे। और एक बात भी जरा जान लीजिए कि जो ये रेयर अर्थ है, इसमें इतनी संभावनाएं हैं। आज देखिए चीन, आप जरा सुन लीजिए, आज चीन दुनिया में सबसे आगे क्यों चल रहा है? 80%, सुनिए, 80% जिस धातु का नाम हम रेयर अर्थ का बोल रहे थे, आज उसका उत्पादन चीन में हो रहा है, और अमेरिका को ही उस पर दबाता है। भारतवर्ष में तो अभी बहुत कम है। और ये चूंकि बिहार में है, तो बिहार के नेताओं को समझ में भी नहीं आता कि है क्या चीज। बिहार में कभी सुने किसी नेता को बोलते हुए रेयर अर्थ नाम की चीज पर? और ये यहां इतना अधिक है, आप सोच सकते हैं कि इस पर जब काम होगा, ये धातु का पूरा जब प्रोसेसिंग होगा, तो नवादा में एक नहीं सैकड़ों ऐसे उद्योग लगेंगे कि दुनिया के लोग यहां उद्योग लगाने की लाइन। मैं सपना नहीं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली जो यहां की चीज है, वास्तविक चीज मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने ये बात
मंत्री रहते हुए नीतीश बाबू को भी बताया था 4 कि बिहार में इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ के नेता तो जाति धर्म में लगे रह जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमने भी संकल्प लिया है कि जरा सोच लीजिए, बिहार में कौन सा साम्राज्य था बताइए जो वर्षों तक दुनिया पर शासन किया? कौन साम्राज्य था? अरे अपना इतिहास तो जानिए जी। मगध साम्राज्य था कि नहीं था? मगध साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पहाड़ के उस पार। सारा का सारा ही मगध का हिस्सा। आप मगध साम्राज्य के हिस्सा हैं, और मगध साम्राज्य 100 नहीं 1000 वर्षों तक दुनिया पर शासन। और शासन के लिए संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए? उतनी बड़ी फौज, 2-2, 4-4, 5-5 लाख फौज, कितना खर्च, कैसे चलता था मगध का शासन? ये संसाधन कहां थे? ये संसाधन यही नवादा गया के जिले में था। तो जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था ना जामवंत जी को कि आप में ताकत है, तो वो पार कर गए थे समुद्र को, वैसे बिहार के लोगों को बताना है और नवादा के लोगों को बताना है कि हमारे पास वो धातु है जो आगे आने वाली सारी की सारी टेक्नोलॉजी है, उसकी जरूरत होगी, और उसका पूरा का पूरा खजाना कहीं है तो वो नवादा। तो जो चीन के सामने आज कटोरा फैला रहा है अमेरिका, उस सबको कहाँ आना पड़ेगा? नवादा आना पड़ेगा। आपको कैसा लगा जो कुछ? देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, सारे नेता आएंगे आपके पास, क्या कहेंगे? कोई भी, अरे बिहार में तो कुछ बचा ही, झारखंड बट गया, कोयला वरख से बिहार चला गया, हमारे पास तो बालू के अलावा कुछ बचा ही। बोलता है ना लोग, यहाँ खनिज का मतलब नेता लोग सिर्फ बालू, सिर्फ बालू। और नवादा का जितना नेता उसका समय कहां बर्बाद होता है? बालू में पार होता है कि नहीं होता? सारा लड़ाई किस चीज के लिए है? बालू का धंधा, दारू का धंधा में आएंगे। लेकिन जरा सोच लीजिए कि जो हमारे पास चीज है उस पर काम होना चाहिए कि नहीं? जो हमारे पास इतनी अकूत संपदा है उसको लेकर के उद्योग धंधा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अरे बोलिए ना जी। अरे धंधा जब लगेगा तो किसको फायदा होगा? हमको फायदा होगा कि आपको ना फायदा होगा? आपके खेत में निकलेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी, वहां से उद्योग लगेगा। और एक बात मैं बता दूं, पहले जरा याद करिए, जब देश आजाद हुआ था, ये भी जरा याद करिए। सब लोग बोलेगा कि बिहारी लोग मजदूर नहीं। जब देश आजाद हुआ था तो पहले 5 राज्य में बिहार की गिनती हुई। बिहार औद्योगिक प्रदेश था। स्टील का पहला प्लांट यही बिहार में लगा था, बोकारो, सिंदरी, बरौनी, खाद का कारखाना रिफाइनरी सब बना था। देश के लोग ईर्ष्या करते थे बिहार से। उसके बाद लोग भूल गए। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में वो क्षमता है, और हम सब लोगों को इसके लिए तैयार होना है। और आपके जितने भी नेता आपके साथ आए उनसे कहिए कि कैसे उद्योग धंधा लगेगा, इसके बारे में कुछ बताइएगा कि नहीं बताइए? तो हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ उद्योग धंधे लगवाएंगे। और एक बात और जान लीजिए, पहले कोयला कहाँ से निकला? बिहार से। कारखाना कहाँ लगा? पंजाब में। अवरक कहाँ निकला? तो बिहार में, झारखंड बिहार में था। कारखाना कहाँ निकला? तमिलनाडु में। तो जब तक आशा पार्टी है ना, जरा नोट कर, हमारा जो रेयर अर्थ निकलेगा उसका हम रॉयल्टी भी लेंगे, और हमारे यहाँ ही उसके उद्योग धंधे भी लगाने पड़ेंगे, तभी उसको हम निकाल लेंगे। या बात करिए, कुछ लोग बहुत बार नवादा में चला था
कि यहाँ थोरियम भी है, तो थोरियम को लेकर करके जो है यहाँ पावर प्लांट बनाया जाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन वहीं रह गया और कहा क्या गया कि नवादा में पानी की कमी। अरे साहब, जब गया में पानी पीने के लिए गंगा जी से पानी आ सकता है, तो नवादा में उद्योग लगाने के लिए पानी गंगा जी से नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? तो जो लोग बोले ना कि यहाँ पानी कमी है, तो ये सोच जिस दिन हो जाएगा, यहाँ घंटी जब बज जाएगी ना, तो पानी भी आ जाएगा और उद्योग भी लग जाएगा। इतनी बड़ी संभावना है। साथ ही साथ एक बात और कहेंगे तो आप लोग को लगेगा अच्छा हम लोग इतना देते हैं। ये बगल में आपका है, हमारा राजगीर के बगल में जो बॉर्डर है 3 डिस्ट्रिक्ट का, गया का भी, नवादा का भी और नालंदा का भी। कौन जगह बताइए आप लोग जरा, अरे बताइए ना जी हम हैं। जेठियन, देखिए जरा सुन लीजिए, जेठियन जितनी हमारी यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, सब लोगों को क्या इच्छा रहती है कि शादी हो तो बेटी को इतना गहना देना सोना का, है कि नहीं? और आज जरा जान लीजिए, ये सुन लीजिए सब लोग, भारतवर्ष में आज की तारीख में जब मैं बोल रहा हूं, एक भर सोना भारतवर्ष में उत्पादन नहीं होता। जितना सोना आज है, या तो पहले से अपने पास है, या सारा का सारा सोना बाहर से आयात होकर आता है। पिछली बार मैं देख रहा था 1 लाख करोड़ का सोना भारतवर्ष में। और जानते हैं सोना का भंडार कहां है? वो जेठियन में सोना का भंडार पड़ा हुआ है। अब जाकर के कुदाल मत चलाने लगे कि निकालिए। आपको मैं बता दूं, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जब मैंने बताया नहीं, मैं मिनिस्टर था, तो जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पूरा का पूरा इसका एक सर्वे की एक्सप्रेशन दी, तो सबसे बढ़िया सोना का जो भंडार है वो जेठियन के पास है। और दूसरा हमारा है सोनों में जम्मू। तो बिहार में एक नहीं 2 जगह सोना का भंडार है जी। और ये मैंने नीतीश बाबू को भी बताया था, लेकिन अब उनको ये सब याद ही नहीं रहता, तो हम क्या कर सकते? तो जरा समझ लीजिए, आपके पास रेयर अर्थ मैंने बताया, आपके पास सोना। आज जरा सोच लीजिए साहब, सोना के बारे में क्या चल रहा है। सोना के लिए पूरा हाहाकार मचा हुआ है, और वो सोना कहां है? बिहार में है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको पता है। और अगर मैं जब तक मिनिस्टर रह गया होता, अभी तक अगर मैं रहता, तो आपके यहां सोना का खुदाई शुरू हो गया होता। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने सारी रिपोर्ट देखी थी। लेकिन वो सब बोलेगा कि अरे आरसीपी सिंह ऐसे ही करते, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने एक एक चीज को देखा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हमारा जो सोना का पूरा आज 1 लाख करोड़ रुपया भारतवर्ष का खर्च होता है। विदेश में लोग कमा रहे हैं, तो पैसा हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा? हमारा पैसा बचेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जब सोना निकलेगा, उससे उद्योग लगेगा, तो नवादा के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए मिलेगा कि इस बात को सुनिश्चित कराया जाएगा कि हमारा जो सोना निकलेगा उसकी रॉयल्टी तो हम लेंगे भी, सोना आधारित उद्योग भी यही आसपास लगाना पड़ेगा, तब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम तो अभी 2 ही चीज का बताए हैं। ऐसे समझिए दर्जनों ऐसे हमारे रॉ मटेरियल है जो नवादा से शुरू होता है और फिर 35 तक चले जाए। पूरा
पूरा है जी। तो पहले भी मगध ने दुनिया के ऊपर शासन किया था और आगे आने वाले समय में भी बिहार में इस प्रकार उद्योग का जाल बनेगा कि बिहार मजदूर का मंडी नहीं रहेगा, बल्कि बिहार में लोग बाहर से काम करने के लिए आएंगे। जैसे आपने देखा ना, पहले नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना आपने? 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। और आज क्या होता है, यहां से पढ़ने के लिए बच्चा लोग कोटा कोचिंग करने जाता है कि नहीं जाता? ये कहते हैं दुर्गति, और यही कहते हैं समय और काल। तो समय और काल का चक्र चलता है। हमारा भी एक स्वर्णिम युग था और हम अंधकार युग में भी रह के आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो टनल समाप्त होने वाला। अब अंधकार से हम लोग उजाले की ओर चले गए, और फिर जो हमारा इतिहास था, गौरवान्वित इतिहास, उसको हम लोग कायम करेंगे, और हमारा नवादा, हमारा बिहार सही में विकसित प्रदेश। तलिए नहीं बजाते हैं जी, हम लोग थक गए क्या? हम बोल रहे हैं, हम नहीं थक रहे, आप नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं? मैं चाहता हूं आपका मनोबल ऊंचा। जिस भी समाज का, जिस भी व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता तो कोई नहीं झुका सकता है, उसी का भविष्य है। और इसलिए जब आपको पता है कि हमारे पास ये संपदा, हमारे पास ये संपत्ति है, तो आगे आने वाला फ्यूचर भी हमारा ही होगा। तो ये बताइए, आपको समझ में बात आई? ये बात समझ में आई ना? तो ये हम क्यों बता रहे हैं आप? ये कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपने मन को मजबूत करिए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। सब आप ही के पास है, और यही जो है हमारे सारे के सारे उद्योग धंधे लगेंगे, हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और जो मैंने कहा, लोगों के घर में खुशहाली लौटेगी। ये तो एक बात हुआ। अब जिसकी चर्चा हमारे कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी इतनी सारी नारी शक्ति बैठी, भाई जितने नेता हैं सब क्या बोलेंगे कि आधी आबादी है, इनके सशक्तिकरण के लिए पूरा काम होना चाहिए। माता जी थोड़ा देर और सुन लीजिए, थोड़ा देर बस, आप ही के लिए बात बोल रहे हैं। अपने प्रदेश में नीतीश बाबू ने भी बजट पेश किया है। बजट का साइज है 3,17,000, 3,17,000 करोड़। सोचिए कितना बड़ा बजट है। 2005 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने थे, मैं उनके साथ प्रधान सचिव था, उस समय सिर्फ 23,000 करोड़ का बजट होता था, और आज 3,17,000 करोड़। और हम सब नारी शक्ति सब को कह रहे हैं कि आपकी आधी आबादी है, तो 3,17,000 करोड़ में आपका आधा हिस्सेदारी है कि नहीं, बताइए? अरे बोलिएगा तब ना आपको मिलेगा, आप चुपचाप रहिएगा तब मिलेगा, कोई नहीं देगा। 3,17,000, उसका आधा कितना होता है? 1,58,500 करोड़ के अधिकारी आप हैं कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलता है भाई। हमारे अभी भी कह रहे थे प्रीतम जी, विधवा पेंशन भी मिलता था 400 रुपया, वृद्धावस्था पेंशन भी मिलता था 400 रुपया, दिव्यांग पेंशन भी मिलता था सिर्फ 400 रुपये। क्या होगा उससे? ठीक ना बोल रहे थे कि 13 रुपये रोज में कुछ मिलता है, पटना में 12 रुपया में एक समोसा मिलता। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो पैसा रहते हुए भी सरकार नहीं बढ़ा रही है। लेकिन आपकी जब सरकार आएगी आशा पार्टी की, आप निश्चिंत रहिए, ये जितना भी पेंशनधारी हमारे हैं सब गरीब गुरबा लोग। देश में जिस भी प्रदेश आसपास हमारे हैं, जहां जितना पेंशन मिल रहा होगा,
अभी हम वो धनराशि नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो दूसरा और बढ़ा के बोलेगा, कम करके। तो जितना सबसे ज्यादा जो दे रहा होगा उससे 100 रुपये हम लोग ज्यादा कुछ, एक सम्मान है। और इसके साथ चूंकि आप घर को देखभाल करती हैं, नारी शक्ति, तो नारी शक्ति देखिए, नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए कि नहीं अलग से। तो नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए हम लोग नारी शक्ति सम्मान निधि योजना चलाएंगे। जैसे आपने देखा ना कि भारतवर्ष में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना चलाया गया है। साल भर में 6,000 रुपया मिलता है, सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। उसी प्रकार हम लोग, आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो नारी शक्ति को जो हम लोग सम्मान करेंगे, उसके लिए जितनी भी हमारी इस प्रकार की नारी शक्ति की महिलाएं होगी, सबके खाते में हम लोग सीधे सीधे एक धनराशि प्रति महीने उनके खाते में भेजेंगे, जिससे उनका काम हो, छोटा मोटा काम। आपके घर में पैसा जाएगा, आप बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, छोटा मोटा दवाई भी होता है। आप देखिए, बड़ी बीमारी हो जाती है, सरकार भी मदद करती है। लेकिन आज सर्दी खांसी हो जाए तो कोरोना के बाद जल्दी ठीक होता है क्या? बुखार लगने पर कई हजार खर्च हो रहा है, कोई पैसा कोई नहीं देता है, आपको अपने घर से देना पड़ता है। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, और इसके लिए भी कि हमारे लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी साल भर में एक मुश्त धनराशि उनके खाते में दी। पैसे की कमी नहीं है। अब जरा ये हमारे चर्चा कर रहे थे हमारे अन्नदाता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भगीरथ कुशवाहा जी, नाम है भगीरथ है। आप जरा सोच लीजिए भाई, क्या कहते थे शास्त्री जी 65 की लड़ाई में, जय जवान जय किसान। तो हमारे जवान, जो हमारे जवान जितने आज सेवा में हैं, सेवा करने के बाद लौट करके आते तो पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? सभी को पेंशन मिलता है जो हमारे फौज में मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी जान वो वहां देते हैं। और हमारे जो किसान का योगदान देखिए, जब देश आजाद हुआ था, कटोरा लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी घूमते रहते थे अमेरिका के सामने कि भाई गेहूं दे दो, मक्का दे दो। और जब जहाज से अनाज आता था तो लोगों को अनाज मिलता था 67 यात्री। हम लोग दूसरे पर आश्रित थे। ये हमारे भारतवर्ष के किसान, हमारे बिहार के किसान और हमारे नवादा के किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आज उन्होंने श्रम कर करके हम लोगों को भूखमरी से सुरक्षित कर दिया। आज भूख से कोई नहीं मरता है, सबके घर में अनाज है। तो प्रधानमंत्री जी भी 5 किलो अनाज तभी ना बांट पाएंगे जब किसान लोग अनाज पैदा कर देगा। तो हमारे यहाँ किसान अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। जवान जब सेवा से लौट के आ जाता है तो पेंशन मिलता है, लेकिन हमारा किसान जब पूरा हो गया तो उसको पेंशन नहीं मिलती। किसान को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं बताइए? अरे इतना धीरे से बोलिएगा तो कोई देगा। किसानों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनका हक है, उनका अधिकार है। उन्होंने देश में खाद्य सुरक्षा दिया है। बिना खाए कोई रह सकता है क्या? बिना पानी पिए तो कई घंटे से हम हैं, लेकिन बिना खाए रह सकता है क्या? और ये गारंटी किसने दिया? तो किसान ने दिया। लेकिन आज तक किसानों को पेंशन अलग से नहीं दिया। तो आपकी पार्टी, आशा पार्टी, आप सबकी आवाज वाली पार्टी सरकार में आएगी तो किसानों को पेंशन भी देगी।
किसानों को पेंशन हम लोग देंगे, और किसानों को जो पेंशन देंगे उनके सम्मान के लिए। और ये जो है हमारे किसानों के का जो योगदान है कृषि में, उसके सम्मान के लिए। तो जरा सोचिए कि जब हमारी जो नारी शक्ति है उनको संसाधन मिलेगा, किसानों को मिलेगा, और बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का देखिए, बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनका कौन सा उनका एक जो है बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है, आप लोग को याद है? बताइए, क्या कहते थे? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। तो सबसे पहले क्या है? शिक्षित होना। आप जरा सुन लीजिए भाई, भारतवर्ष शुरू से गुरु शिष्य परंपरा का देश रहा है। शिक्षा में हम लोग बहुत आगे रहे हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए एक बात, जरा बहुत जल्दी खत्म करें। आप लोग थक रहे हैं, हम तो नहीं थके हैं, बता देते हैं। शिक्षा में जरा सुन लीजिए, अपनी आबादी 143 करोड़ है, दुनिया में नंबर पर है हम लोग आबादी के मामले। आज शिक्षा में जानते कहाँ है? 101 नंबर पर। कहाँ है? 101 नंबर पर। शिक्षा की जो गुणवत्ता जो होनी चाहिए, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं। और पढ़ाई आज क्या है? ये मोबाइल पर हमारे बच्चे से पढ़ सकते। क्या चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? बताइए। बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? ठीक है बाबू, सबसे पहले जिम्मेवारी है सरकार, और उसके बाद जिम्मेवारी है माता पिता की, और तीसरी जिम्मेवारी जो हमारे साथी बोल रहे थे, अध्यापक। और आज क्या हाल है? आज मॉर्निंग स्कूल होता है ना, मॉर्निंग स्कूल का क्या टाइमिंग है बताइए जरा। अभी जो बिहार में मॉर्निंग के स्कूल चल रहा है, गर्मी के चलते, क्या टाइम है जी? 6 बजे से कितने बजे तक? आप जरा सुनिए, जरा सुनिए जरा इसको। बिहार सरकार का जरा टेस्ट कराने का जी है कि नहीं? आप कह रहे हैं गर्मी के चलते हम लोग मॉर्निंग क्लास कर रहे हैं। हम भी पढ़ते थे, जब गांव में पढ़े, कह रहे थे ना प्रीतम सिंह जी कि गांव से पढ़ के हम आइए सबसे भी बड़े। हम लोगों का मॉर्निंग क्लास होता था 6 बजे से 9:30 बजे तक, आधे घंटे का 7 क्लास होता था। और हम लोग गांव से पढ़ के आईएएस बन, नीतीश बाबू बख्तियारपुर से पढ़ के इंजीनियर बन, 6 से 9:30 बजे पढ़ के। और आपके इनके शिक्षा मंत्री को समझा नहीं आ रहा है, 12:30 बजे ठंडक रहती है। 12:30 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। किसको दिमाग नहीं लगा? हम छोटे सी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को तो होश ही नहीं कुछ। अगर उनको होश रहता ना तो 12:30 बजे तक नहीं करते। जरा सोचिए, मैंने एक छोटा सा बताया भाई, किसी भी कीमत पर 9:30 बजे के बाद स्कूल खोलने का गर्मी को मतलब है क्या? 7 घंटे 3.5 घंटे अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों, भाई पानी उन्हीं बात में रख लीजिएगा ना, तुम प्रवीण इसी में लग जाते हो यार, समस्या तुम लोग की। ये देखिए जरा, छोटी छोटी चीज में जरा भी सोच नहीं है कि मॉर्निंग स्कूल आप कर रहे हैं कि बच्चे लोग सुरक्षित रहे, और उनको ला रहे हैं 12:30 बजे। ये कितनी गलत बात है। हम पढ़ते थे, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे। आज यहां क्या होता है? हाजिरी लगता है मोबाइल से। बताइए, आप बताइए जरा, एक गणित के शिक्षक है, उनका क्लास लगना है 11 बजे,
वो क्या करेगा 6 बजे आकर के, जो बताइए हमको जरा, आकर के गप ही ना करेगा वो जी। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जहां भी पढ़ते थे, जिस समय जो क्लास होता था शिक्षक तभी। अब यहां उनको, अब पहुंचिए, शिक्षक लोग घड़ी देख रहा है, मोबाइल पर नहीं करेगा तो हाजिरी कट जाएगी। स्थिति क्या है? शिक्षक तनाव में बच्चा लोग को जरा बता दीजिए, 6:30 से 12:30 एक नेता का नाम बता दीजिए जो 6 घंटा क्लास में बैठ सकता, नाम बताइए जरा। 10 मिनट के बाद नेता लोग दाएं बाएं करने लगते। अब बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि 6 घंटे तक गर्मी में बैठ कर शिक्षा तक करेगा वो। मैंने तो आपको बताया कि क्या हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं बचा है। शिक्षक तनाव में, बच्चा तनाव में, गार्जियन तनाव में, क्या लोग शिक्षा ग्रहण करेगा? मैंने तो छोटी बात पर, तो मैं एक बात बता दूं, अपनी जब सरकार आएगी तो देखिए, हम तो सामने देखे हुए, हम गांव में पढ़े, गांव से पढ़ करके हम IAS अफसर उस जमाने में बन गए जब आरक्षण नहीं हुआ। वही शिक्षक ना, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, हमारे सब गांव के शिक्षक थे, लेकिन उनका कमिटमेंट था। जिस प्रकार से बताते थे, कोई बहुत तनख्वाह मिलती थी नहीं मिलता, लेकिन माहौल था, एक सम्मान। मास्टर साहब कहलाते थे, अब मास्टरवा बोलता। समझिए जरा, जो गुरु है क्या कर रखा आपने? हमारे विद्यालय में किसी की हिम्मत नहीं थी, संस्कार, और वो क्या था? विद्यालय था। और आज क्या हो गया है? भोजनालय। विद्यालय को क्या बना दिया है? भोजनालय। हेडमास्टर साहब का क्या काम है कि भाई चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, सब्जी आई कि नहीं, तेल आया कि नहीं, बच्चे लोगों का कैसे खाना बनेगा, यही ना है। उसकी मॉनिटरिंग होगी। और सरकार कहती है कि जिस समय बच्चों को खाना खिला दिया जा रहा है, सब शिक्षक उपस्थित रहे तो तनख्वाह काट दे। बताइए, शिक्षक का काम खाना खिलाना है, शिक्षक का काम ज्ञान देना है। लेकिन हो क्या रहा है? जिससे जो काम लेना वो काम नहीं, अपने काम क्या है? ज्ञान देना। आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है खाना खिलाना, तो अपनी सरकार जब आएगी आपको मैं बता दूं, शिक्षक लोगों को ये काम हम लोग नहीं करेंगे। उनका काम है सबको पढ़ाना और ये खाना खिलाना, खाना बनवाना, और जितना मैनेजमेंट का है उसके लिए हम लोग अगल से स्कूल में मैनेजर की व्यवस्था करें, उसका काम है, तब ना पढ़ाई होगी। तो मैंने तो आपको एक दो छोटा छोटा उदाहरण दिया कि हो क्या। ये देखिए, सोच की बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे स्वास्थ्य है, कृषि है, कहीं भी। एक बात जो हमारे प्रीतम सिंह जी आपको बोल रहे थे, सब लोग किसान लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? छोटी छोटी सबके पास का रकबा है जमीन का, कागज किसी का कंप्लीट नहीं है। भाई, जब किन्हीं की मृत्यु हो गई, दाखिल खारिज कराना है तो दलाल को खोजिए कि अंचल में कौन जाकर के काम करा देगा। पैसा लगता है। बताइए, ये आपका अधिकार है। और आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी, ये नोट कर लीजिए, तो रेवेन्यू के जो कर्मचारी है उनकी जिम्मेवारी होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग कराते थे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसकी जिम्मेवारी है कि उस गांव में अगर किसी की मौत हुई तो गांव में सबके सामने जा कर करके, सबसे बात कर करके, जो उसके वारिस हैं उनके नाम से दाखिल खारिज कर करके वो कागज देना पड़ेगा। आपको नहीं जाना है अंचल। जैसे आपके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, चक्कर लगाना पड़ता है ना। ये चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जब आपकी पार्टी सरकार में। हम लोग क्या करेंगे?
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके पास वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं है? है ना? चुनाव आयोग ने सबके घर में सबके पास जब वोटर आईडी कार्ड पहुंचा दिया तो आपकी सरकार का ये दायित्व नहीं है कि आपके घर में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पहुंचा दे? तो आपकी सरकार जब बनेगी तो आपके घर पर ये पहुंचा दिया जाएगा। ये जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार के पदाधिकारी होगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद पदाधिकारी रह चुका है, इसलिए मुझे कोई बात। तो मैंने चर्चा सिर्फ इसलिए की है कि भाई लोग बोलता है सुशासन, सुशासन का मतलब क्या होता है? कि जो भी अधिकार है नागरिकों को वो बिना किसी परेशानी के मिले, जो भी सेवा उनको दी जानी है वो भी बिना किसी रुकावट के मिल जाए। तो आपकी सरकार जब आएगी तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ये सब चीज हम लोग उपलब्ध करा देंगे और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। ये संभव कब होगा? जब समाज में लोग एकजुट रहें, सामाजिक सद्भाव रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा, आपस में भाईचारा रहेगा और अपनी पॉलिटिकल ताकत रहेगी। जरा इस पर आइए, ये बहुत जरूरी है। मैंने जितनी बात आपको कही है, अगर उसको जमीन पर लाना है तो सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा कि फलना बाबू जिंदाबाद, बल्कि इसके लिए संगठन पर काम करना पड़ेगा। और संगठन सबसे अंतिम इकाई क्या है? वो बूथ है। जितना भी बूथ है आपका हिस्सा विधानसभा, नवादा में जो हमारे 5 विधानसभा है, जितने भी बूथ हैं उस पर आपको अपनी कमेटी बना लेनी पड़ेगी, कम से कम अध्यक्ष और सदस्य जरूर। और जब ये बना लेंगे और चुनाव में जब अपनी पार्टी के उम्मीदवार को 2025 के चुनाव में जिताएंगे तब ना आपकी सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तब ने जितनी चीज हम आपको बताए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए, सब तरह की सुविधाओं तभी ना बनेगा। तो ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जो बताइए। बिना वोट दिए आपकी सरकार बन सकती है, तो वोट दीजिएगा ना। वोट में आशा पार्टी के उम्मीदवार को जिताइएगा ना। तो देखिए मेरा दायित्व क्या है, आपका काम है हमारे उम्मीदवार को जिताना, और हमारा दायित्व है और हमारा धर्म भी है कि जो हम कर रहे हैं उसको जमीन पर लागू कर, और ये हम लोग करा देंगे। हम बिहार में भी काम किए हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम किए हैं, भारत सरकार में भी काम किए हैं। हम लोग को नए नवेले थे, हम लोग को एक नट बोल्ट पता है कि कौन सा कहां टाइट करने के लिए जरूरी है और कहां से कोई खुल जाए। तो हम चाहेंगे आप लोगों को कि आप सब लोग आज यहां से जाएं, अपना अपना बूथ पर जहां आपकी रिश्तेदारी है उनको सब लोगों को पार्टी से जोड़ें, और तभी जब 2025 का चुनाव होगा तो अपने उम्मीदवार को जिता। और इस प्रकार की मीटिंग बराबर करते रहना चाहिए, और जब करेंगे तभी हम लोग कामयाब होना है कि नहीं होना है। तो जब कामयाब होना है तो संकल्प के साथ बढ़ना है, और जब संकल्प आपने ले लिया तो उसको सिद्धि तक पहुंचा कर गई हम लोग दम। तो हम बात खत्म करने के पहले देखिए, हम सब जगह बोलते हैं कि हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारी 3 माताएं हैं। तो लोग बोलेगा ये तो पगला गए, एगो माँ एक 3 को बता रहे। जितने लोग हम लोग बैठे हैं सबकी 3 माताएं। सबसे पहले हमारी कौन माँ है? धरती माँ है। क्यों? अगर धरती है तभी ना आपको अनाज मिलता है, तभी ना आप खाते हैं। तो धरती माता है कि नहीं? तो धरती माता की जयकार करनी चाहिए कि नहीं? तो धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की। उसके बाद हम लोग किस देश में रहते हैं?
भारतवर्ष, भारतवर्ष हमारी माता है, देश है तभी ना। नहीं तो पहले हम लोग गुलाम थे। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हम सब लोग जो इस पृथ्वी पर आए हैं, हमको पैदा करने वाली हमारी माँ, सबकी माँ है। तो अपने अपने माताओं के लिए भी हम लोग कहेंगे अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत